146 episode. Let's start. आदित्य की नजरें बारी बारी से सुशील, अनुराग और निखिल की तरफ घूम रही थी। उसे तीनों ही कुछ सोचते हुए दिख रहे थे और सुशील को तो हल्का पसीना भी आने लगा था। आदित्य को अंदर खुशी होने लगी क्योंकि उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ और गौतम को यहाँ लाना सफल रहा। पर फिर भी वो अपनी खुशी को तब तक बयां नहीं कर सकता था जब तक उन तीनों में से कोई कुछ कह नहीं देता। वो भी उन तीनों की तरफ ही देख रहा था और वो तीनों बहुत ही धीरे कुछ खुसुर-फुसुर कर रहे थे, जिसको सुनने की कोशिश आसपास बैठे लोग भी कर रहे थे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तब आदित्य उनको न देखते हुए अपनी नजरें आसपास वाले लोगों पर दौड़ाने लगा। शारदा और चंद्रगुप्त का ध्यान भले ही उन तीनों की तरफ था, लेकिन आदित्य को उनके चेहरे पर गुस्सा अलग ही दिख रहा था। उसने फिर देविका को देखा जो बस गर्दन झुकाए बैठी थी और बहुत ही निराश दिख रही थी। आदित्य को उस पर तरस आने लगा। उसे पता था कि यहाँ से जितनी जल्दी वो सब निकलेंगे उतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर उसने अनामिका की तरफ देखा जो उसे ही दिख रही थी। आदित्य रुक गया और बस उसकी आंखों में देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही है और वहीं आदित्य उसके मन में चल रहे सवालों के बारे में सोच रहा था। अनामिका यही सोच रही थी कि आखिर आदित्य ऐसा कैसे हो गया, कैसे वो इतने सारे गलत काम करने लग गया। इन सब के पीछे उसकी क्या मजबूरी रही होगी। पर क्या आदित्य ने अनामिका से नजदीकियां इसलिए बढ़ाई ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। उस आखिरी सवाल को सोच अनामिका को रोना आ रहा था, लेकिन वो बस अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने आंसुओं को रोक रही थी। आदित्य अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। तब उन तीनों का डिस्कशन खत्म हुआ और सुशील ने गला साफ करते हुए कहा, आदित्य जरा हम पर भी ध्यान दे लो। आदित्य सुशील की इतनी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और तब सुशील ने आगे कहा, देखो हमें पता है कि तुम किस लेवल के कमीने हो। इसका मतलब यही है कि अगर तुम गौतम को किडनैप करने की बात बोल रहे हो तो वो सच ही होगी। सुशील कहते हुए रुका और आदित्य को घूरने लगा, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि अगर ये बात झूठ है तो आदित्य उसका कन्फेशन कर दे। पर जब आदित्य ने कुछ नहीं कहा तब सुशील ने आगे कहा, तो गौतम तुम्हारे पास है और हमारे पास हैं तुम्हारे प्रिय अमित और ट्विंकल। तुम गौतम को छोड़ोगे और हम उन दोनों को, यही डील है ना? हाँ, आदित्य ने जोश में कहा। तब सुशील चेयर पर थोड़ा पीछे हुआ और उसने कहा, तो एक काम करो, मार दो गौतम को और हम उन दोनों को मार देते हैं। सुशील की इस बात को सुनकर अनुराग और निखिल के अलावा सब शॉक थे। आदित्य को भी ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि इसके पीछे जरूर कोई चाल है। वो चुप रहा। तब सुशील ने कहा, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? इसका मतलब यही है कि तुम गौतम या हम में से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। सुशील इतना कहकर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और आसपास घूमते हुए उसने कहा, प्रॉब्लम यह है कि अनुराग और निखिल बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं और इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी डील लॉस में नहीं करते। अगर तुम हमें एक आदमी दोगे और हम तुम्हें दो, तो ये हमारे लिए तो लॉस की डील है ना, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। सुशील चुप हुआ और आदित्य हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे लगा था कि ये उसका दांव है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। तब उसने आगे पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? आदित्य के सवाल को सुनकर एक बार फिर सबकी नजरें सुशील की तरफ हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी जो इस बात को बता रही थी कि उसे पहले से ही पता था कि आदित्य यह जरूर कहेगा। तब उसने आगे कहा, अब तुम सिर्फ दो चीजें कर सकते हो। पहली तो यह कि गौतम को हमें दे दो और किसी एक को ले जाओ ताकि हम दूसरे को मार सकें, और दूसरी है कि तुम गौतम को दे दो, एक को ले जाओ और फिर खुद सुसाइड करके मनाली को विधवा बनाकर दूसरे को भी आजाद कर लो। इसके आगे हम कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बोलो क्या कहते हो तुम? सुशील ने पूछा। सबकी नजरें आदित्य की तरफ हो गई जो बस यही सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। अगर वो गौतम को देकर किसी एक को बचाएगा तो ना तो वो खुद खुश रह पाएगा और ना ही वो जिसको आदित्य बचाएगा।
क्योंकि ट्विंकल और अमित एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक के बिना दूसरा शायद ही जी पाए। और अगर आदित्य खुद भी सुसाइड करता है तो उसकी इतनी सारी सिद्धियों और ताकत को जानने के बाद 10,000 साल पूरे करके यहाँ आने का भी मतलब नहीं निकलेगा। आदित्य यही सोच रहा था कि तभी निखिल ने कहा, सुशील, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी आदित्य को डिसीजन लेने पर मजबूर करना सही नहीं है। अंडर प्रेशर अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो शायद उसका भी नुकसान होगा और हमारा भी। निखिल की बात ने सबका ध्यान उसकी ओर कर दिया, लेकिन आदित्य को समझ आ रहा था कि यह भी उनकी चाल का ही हिस्सा है। तब सुशील ने पूछा, तो निखिल, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक हमें आदित्य को सोचने के लिए एक दिन देना चाहिए। कल 11 बजे हम इसे कॉल करके बुलाएंगे और फिर इसका डिसीजन फाइनल कर देंगे। ये ठीक रहेगा ना? हाँ निखिल, ग्रेट प्लान। हम ठीक ऐसा ही करेंगे। क्यों आदित्य, तुम्हें मंजूर है? सभी आदित्य को देखने लगे। उसके मन में यही चल रहा था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे हाँ कहना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। आदित्य इतना कहकर एग्जिट की तरफ बढ़ ही रहा था कि सुशील ने उसे टोकते हुए कहा, आदित्य, हम भले ही एक नंबर के नीच और हरामी हैं, लेकिन हमें भी इंसानियत है। इसलिए हम तुम्हारे दोस्तों को टाइम पर खाना पीना करवा रहे हैं। तुम्हें भी गौतम का उसी तरह ध्यान रखना होगा, वरना उसके कमजोर शरीर की हमें कोई जरूरत है भी नहीं। ये ध्यान रखना। आदित्य ने सुशील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही गेट खोलकर बाहर निकल गया। बाहर वजीर, जुबेर, बख्शी सर और मनाली अभी भी खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कब कोई मीटिंग से बाहर आएगा और बताएगा कि आखिर क्या फाइनल हुआ। आदित्य को देखकर मनाली को लगा कि वो उसे बताएगा और उसके पास आएगा, लेकिन आदित्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी वो वहां से बाहर निकला, कार में बैठा और चला गया। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मनाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर बढ़ गई कि अंदर आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसने आदित्य को ऐसे बिहेव करने पर मजबूर कर दिया। वो इसी बात को सोच रही थी कि तभी गेट फिर से खुला और जब वो पलटी तो उसे अपने सामने देविका दिखी, जो उसी तरह मुंह लटकाए बाहर आ रही थी। मनाली उसकी तरफ बढ़ी और उसने उससे पूछा, अंदर क्या हुआ देविका? देविका ने एक बार अपनी नजरें उठाकर मनाली को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हल्की से सकती हुई आवाज में कहा, सब खत्म होने वाला है दीदी। मतलब क्या कह रही हो देविका? थोड़ा खुलकर बोलो, मनाली ने कहा। तब देविका ने उसको मीटिंग के अंदर की सारी बात बताई कि किस तरह पहले आदित्य ने बताया कि गौतम उसके पास है और फिर जब वो गौतम के बदले अमित और ट्विंकल को डिमांड करने लगा तब सुशील ने इस बात के लिए मना कर दिया। उसके बाद उसने नई डील के बारे में बताया जिसको सुन मनाली को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर देविका ने कहा, अब बस फैसला आदित्य के हाथ में है दीदी। वो भले ही अपने दोस्तों को बचा लेगा, लेकिन किसी न किसी तरह से वो अपनी या फिर आपकी जान को बाजी पर लगा देगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इन सब में कैसे फंस गए। इस बात को सोचकर बस रोना ही आ रहा है। रोने की कोई जरूरत नहीं है देविका, मैं आदित्य को जानती हूं। अगर वो कोई डिसीजन लेगा तो वो किसी के भी नुकसान के लिए नहीं होगा। तुम चिंता मत करो और रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मनाली ने कहा। और इतनी बात कहकर उसने देविका को गले लगा लिया। उसे अब देविका के आंसू अपने कंधे पर महसूस हो रहे थे। तब मनाली ने देखा कि एक बार फिर मीटिंग रूम का गेट खुला और इस बार वहां से शारदा और चंद्रगुप्ता बाहर आए। शारदा ने एक बार आसपास देखा और जैसे ही उसे देविका और मनाली वैसे गले लगते हुए दिखे, वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और देविका को दूर खींचते हुए उसने कहा, देविका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि इस लड़की से कभी बात मत करना, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। शायद तुम भी अपनी मां को मरा हुआ देखना चाहती हो। शारदा की बात सुनकर मनाली को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही शारदा ने आगे कहा, ये अपना गुस्सा अपने पास ही रखना। मुझे आंखें दिखाई तो आंखें बाहर खींच लूंगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये मनहूस पैदा हो गई। जो पहले बच्ची थी तब हमारी परेशानी बनती थी और बड़ी हुई उसके बाद इसका वो पति हमारे लिए परेशानी बन रहा है। सच में बचपन में ही मार देना था इसकी मां के साथ ही। बस बहुत हो गया, मनाली ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, जिसे सुन शारदा हैरान हो गई। तब मनाली ने उसी टोन में आगे कहा,
मेरी माँ के बारे में अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो बात करनी है बस मुझसे करो, मुझे कहो। हाँ तो बोल ही रही हूं। तुम और तुम्हारा वो तलाकशुदा पति पता नहीं क्या गुल खिला रहे हैं। तलाकशुदा नहीं, मेरा मैरिड पति। हमने थोड़े दिन पहले फिर से शादी कर ली है। मृणाली ने उसी टोन में कहा जिसे सुन शारदा और चंद्रगुप्ता हैरान हुए, लेकिन देविका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर चंद्रगुप्ता ने कहा, कुछ भी मत बोलो मृणाली, उस बेवड़े ने ऐसा कौन सा जादू किया है तुम पर? जादू नहीं पापा, ये सच है। देविका इनको फोटोज दिखाओ, मृणाली ने कहा। और उसकी इतनी बात सुनकर देविका ने आदित्य और मृणाली के शादी के फोटोज उन्हें दिखाए, जिसे देख वो दोनों बहुत शॉक हुए। जब चंद्रगुप्ता उन फोटोज को देख रहा था, तब शारदा ने देविका को एक जोर का चांटा मारा और कहा, तुझे भी अपने परिवार और माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है ना? तभी तो इन दोनों के साथ मुंह काला करवा कर आ रही है तू। घर चल, बताती हूं तुझे। देविका की इसमें कोई गलती नहीं है, मृणाली ने कहा, जिसको सुनकर शारदा के गुस्से का पारा और बढ़ गया। तब उसने आंखें बड़ी करते हुए उससे कहा, मुझे मत बता कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, और हाथ जोड़ती हूं कि मेरी बेटी कंपनी और घर से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। तुम्हारी मनहूसियत से अब हम थक चुके हैं, चलो। शारदा इतना कहकर देविका का हाथ खींच कर ले जाने लगी और चंद्रगुप्ता भी उनके पीछे चल दिया। Thank you very much for hearing the episode. Next episode is uploading shortly.